बच्चों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सेवर्ट्स लॉ। बायोट-सेवर्ट्स लॉ का यूज करके हम कई जगह मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, जिसमें से एक एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। कोई सर्कुलर कॉइल है हमारे पास जिसकी रेडियस है a, उसका सेंटर पॉइंट O के ऊपर है, उसमें से I करंट का फ्लो हो रहा है। P कोई ऐसा पॉइंट है जो सर्कुलर कॉइल की एक्सिस के ऊपर है, तो वहां पर हम क्या निकालना चाहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। अब आप पहले डायग्राम देख लो। ये हमारी सर्कुलर कॉइल है, सेंटर O पॉइंट के ऊपर है, रेडियस A है, इसके एक्सियल पॉइंट के ऊपर कोई पॉइंट P है जो इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस के ऊपर है? X। तो हम लिख सकते हैं OP इज इक्वल टू X। अब यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर कॉइल है उसके हमने स्मॉल पार्ट्स कर लिए, स्मॉल लेंथ के, जिनमें से दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ले लिए हमने C और D। C पॉइंट के ऊपर भी स्मॉल करंट एलिमेंट है। करंट एलिमेंट को हम कहते हैं आइडियल वेक्टर। अगर केवल लेंथ एलिमेंट बात करते हैं तो DL। तो यहाँ जो लेंथ एलिमेंट है उसकी वैल्यू तो है DL, और जो करंट एलिमेंट है फिर आप करंट और DL का प्रोडक्ट कह सकते हो I इंटू DL वेक्टर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकालना चाहते हैं कि C पॉइंट के ऊपर जो करंट एलिमेंट है वो P पॉइंट के ऊपर कितनी फील्ड जनरेट करेगा। हम उस फील्ड को मान लेते हैं dB। तो dB किसके इक्वल होगा? अकॉर्डिंग टू द बायोट-सेवर्ट्स लॉ। पहले तो पूरा बायोट-सेवर्ट्स लॉ ही लिख दिया हमने, म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl वेक्टर क्रॉस R वेक्टर बाय R क्यूब। अब हम अपने डायग्राम में से चेक करते हैं कि क्या प्रोसीजर है। यहाँ आइडियल वेक्टर है, ये हमने पॉइंट C और P के बीच का डिस्टेंस ले लिया जिसको आप R कह सकते हो। डायग्राम में से देखो R किसके इक्वल है? A परपेंडिकुलर हो गया, X बेस हो गया, तो R क्या होना चाहिए? A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का अंडर रूट। इसी तरह से पॉइंट D को P से मिलाया, इस डिस्टेंस को भी R कहा क्योंकि सिमेट्रिकल है दोनों चीजें, तो दोनों डिस्टेंसेस सेम है, तो यहाँ भी R किसके इक्वल है? A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का अंडर रूट। अब क्योंकि हमें पता है कि जब हम बायोट-सेवर्ट्स लॉ लगाते हैं तो आइडियल क्रॉस R आता है, और जब क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो इसका मतलब dB वेक्टर आइडियल के भी परपेंडिकुलर है और R के भी परपेंडिकुलर है। तो आइडियल वेक्टर तो सर्कुलर कॉइल का टेंजेंशियल है, तो इसका मतलब हम अगर dB दिखाना चाहें तो हम R का परपेंडिकुलर के रूप में dB को दिखा सकते हैं। तो मैंने यहाँ dB वेक्टर जो दिखाया, ये जो R डिस्टेंस दिख रहा था इसके साथ 90 का कोण बनाते हुए एक लाइन के साथ दिखा दिया। तो dB की डायरेक्शन क्या है? अलोंग PE। तो इसी तरह से हम पॉइंट D के ऊपर जो करंट एलिमेंट है उसके कारण भी फील्ड निकाल लेते हैं। तो ये हमारा R डिस्टेंस था, P पॉइंट के ऊपर इफेक्ट देखना था, तो फील्ड क्या है? आइडियल और R के परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर इस R का खींचा मैंने, नीचे की तरफ गया, तो यहाँ फील्ड को हमने क्या कह दिया? dB डैश। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। हमने अब dB और dB डैश के कंपोनेंट्स निकालने हैं। डायग्राम में पहले देखो, इस एंगल को फाई कहा, नीचे वाले एंगल को भी फाई कहा। R का परपेंडिकुलर dB वेक्टर है, ठीक है, x एक्सिस का परपेंडिकुलर y एक्सिस है। तो जब दो लाइंस के बीच का एंगल फाई है तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच का एंगल भी क्या होगा? फाई। सिमिलरली नीचे वाला एंगल भी क्या होगा? फाई। तो dB के दो कंपोनेंट्स कौन से होंगे? dB cos फाई, इस साइड क्या होगा? dB sin फाई। तो इधर हम लिख सकते हैं dB cos फाई, नीचे की तरफ क्या लिखेंगे? dB डैश cos फाई। इस साइड दोनों के साइन कंपोनेंट्स हैं, तो क्लियर हो रहा है यहाँ पर साइन कंपोनेंट्स एक डायरेक्शन में है, कोसाइन कंपोनेंट्स अपोजिट डायरेक्शन में है। क्योंकि हमारा डायग्राम सिमेट्रिकल सा है, जैसे ऊपर है ऐसे कैसा हाफ पार्ट नीचे है, तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर dB और dB डैश दोनों की जो मैग्नीट्यूड्स है वो सेम है। एक हमने कहा कि आइडियल में और R में एंगल कितना बन रहा है? 90।
क्योंकि जो सर्कल का टेंजेंट है वो आर के साथ 90 का एंगल बना रहा है, तो इसको खोल के साइन 90 हमने कंप्लीट कर दिया। साइन 90 तो 1 होता है, तो ये डीबी की वैल्यू आ गई। सिमिलरली डीबी डैश की वैल्यू भी आ गई, सेम है, डायरेक्शन का थोड़ा सा फर्क है, एक पीई के साथ साथ है, एक पी एफ के साथ साथ है। इस पॉइंट को हमने क्या कह दिया, एफ पॉइंट। तो अब आप देख सकते हो कि जब हम इनके कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं तो साइन कंपोनेंट्स तो सेम डायरेक्शन में है, ऐड हो जाएंगे, लेकिन कोसाइन कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। तो टोटल फील्ड किसके कारण होगी, साइन कंपोनेंट्स के कारण। अब हमने टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी को क्या लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन फाइव, डीबी की वैल्यू पुट कर दी, डायग्राम में से परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख के साइन फाइव की वैल्यू पुट कर दी। जितने कांस्टेंट टर्म्स हैं सारी बाहर आ गई, इंटीग्रेशन में केवल डीएल रहा क्योंकि डीएल वेरिएबल है। अब आपने क्या किया, आर की भी वैल्यू पुट कर दी। डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, डीएल प्लस डीएल, सारी सर्कमफेरेंस आ गई आपकी रिंग की, तो 2 पाई ए लिख दिया। जो चीज़ें इकट्ठी हो सकती हैं इकट्ठी कर दी हमने, यहाँ पर 2 को बाहर ले लिया, पाई इंटू ए स्क्वायर, आई बाहर ले लिया, लेकिन पाई ए स्क्वायर तो रिंग का एरिया है, उसको कैपिटल ए कह दिया। और ये हमारा फॉर्मूला आ गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई ए बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ये जो करंट इंटू एरिया आया इसको हम कैपिटल एम कहते हैं, और कैपिटल एम को हम नाम देते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। अगर हमारे पास n टर्न्स हैं तो m की वैल्यू क्या रहेगी, n आई इंटू ए। तो b का कंप्लीट फॉर्मूला आ गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। दो स्पेशल केसेस हैं, अगर x की वैल्यू a से काफी ज्यादा है तो आप x को छोड़ सकते हो, सॉरी आप a को छोड़ सकते हो यहाँ पर, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई एक्स क्यूब। अगर पॉइंट P सेंटर के ऊपर ही लाई करता है तो वहां पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो हम अपने इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। यहाँ पे हमने x की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो नीचे क्या आ गया, a क्यूब। m की वैल्यू वापसी में फिर से लिख दिया, i इंटू कैपिटल ए की जगह i इंटू ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू आ गई म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई बाई ए या म्यू नॉट आई बाई 2 ए। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर ने दिया था ये लॉ, तो सर्कुलर इसलिए कहा क्योंकि यहाँ सर्कल बना हुआ है। इसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल अगर हम लेते हैं ओवर द क्लोज पाथ इन वैक्यूम, ये किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग इनसाइड द लूप। अगर मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है, उससे कुछ डिस्टेंस के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, लूप लेते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, फिर इंटीग्रेशन करते हैं ओवर द क्लोज लूप, तो वो हमेशा किसके इक्वल आता है, म्यू नॉट इंटू आई। आई इज अ करंट फ्लो थ्रू द लूप। इसको हमने प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक्स वाई ले लेते हैं, आई उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, और राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड किस फॉर्म में होगी, कंसेंट्रिक रिंग्स के रूप में होगी, जिनके सबके सेंटर्स तो कंडक्टर के ऊपर लाई करेंगे, लेकिन लूप्स की रेडियस क्या होगी, अलग अलग होगी। तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया P, जो कि कंडक्टर से r डिस्टेंस के ऊपर है, और मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड वहां पर कितनी है, B है। तो किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर के कारण r डिस्टेंस के ऊपर जो फील्ड होती है उसका फॉर्मूला है B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई r। तो हमने r डिस्टेंस के ऊपर ही एक लूप कंसीडर करना था, तो हम r रेडियस का एक लूप ले लेते हैं। लूप के ऊपर ही पॉइंट P आ रहा है, तो पॉइंट P के ऊपर देखते हैं हम B और DL दोनों की डायरेक्शंस क्या है, सेम, क्योंकि लूप तो सर्कल के ऊपर होना ही था टेंजेंशियल फॉर्म में, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो भी कंसेंट्रिक रिंग्स के रूप में है, तो B और DL क्या हो गए, पैरेलल। थीटा कितना हो गया, 0। अब हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ की लेफ्ट हैंड साइड उठा ली, खोल दिया, थीटा 0 होने के कारण कोस 0 1 हो गया,
क्योंकि बी पॉइंट जो है लूप के सभी पॉइंट्स के ऊपर सेम है, लूप के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हैं, तो सब के ऊपर बी की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। तो बी को कांस्टेंट मानते हुए हमने बाहर निकाल लिया, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, डीएल का। बी की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, डीएल का इंटीग्रेशन होगा 2 पाई आर, तो यहाँ सब चीजें कैंसिल होके कितना आ गया, म्यू नॉट इंटू आई। ये होगी हमारी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो इस तरह से हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ को प्रूव कर लिया। अब हम कर रहे हैं इसकी एप्लीकेशन। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। हम एक बहुत लंबी इनफाइनाइट वायर ले लेते हैं जिसमें से आई करंट का फ्लो हो रहा है। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड। पॉइंट P कंडक्टर से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, r डिस्टेंस के ऊपर है। क्योंकि राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर हम कंडक्टर के ऊपर अपना थंब रखते हैं राइट हैंड का और फिंगर्स क्या करती हैं, उसके अराउंड में रोटेट करती हैं, तो जो फिंगर्स की डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है हमें। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रिंग्स के रूप में है इसके चारों तरफ। तो पॉइंट P के ऊपर हम मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, B। क्योंकि लूप का हर पॉइंट करंट से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, तो B की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर हम एक लूप कंसीडर कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं एम्पीरियन लूप। उस लूप की रेडियस भी कितनी ले लेते हैं, R। तो पॉइंट P के ऊपर DL और B दोनों क्या है, पैरेलल है। थीटा कितना हो गया, 0। एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई कर दिया, फॉर्मूला लिख दिया पूरा, डॉट प्रोडक्ट को खोल दिया, B कांस्टेंट था बाहर आ गया, DL का इंटीग्रेशन पुट कर दिया, तो B की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ये आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर एट अ डिस्टेंस r।